ओके, अभिजीत कहते हैं। अभिषेक आनंद, आपका एक क्वेश्चन था बच्चे, उस क्वेश्चन को पहले हम आंसर दे देंगे, समझा देंगे, उसके बाद फिर हम आपको न्यू टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है? तो अभिषेक, आपका क्या क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करें बच्चे। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव? ओके, तो बच्चे यहाँ कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव या एबनॉर्मल इफेक्टिव आप कहो बच्चे, तो इसको बेटर होगा, बढ़िया होगा, ठीक है? एबनॉर्मल इफेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन, सॉरी, एबनॉर्मल सरप्लस और एबनॉर्मल गेन। यानी एबनॉर्मल इफेक्टिव जो होता है बच्चे, उसको हम दो अलग नामों से भी जानते हैं, जिस नाम को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल सरप्लस और एबनॉर्मल क्या, गेन। इसको एक एग्जांपल से बच्चे अगर हम लोग समझे तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, वो अपने पास रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, क्योंकि उसको फिनिश गुड्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यस या नो अभिषेक? तो जो रॉ मटेरियल हम परचेज किए, तो बच्चे ये पहले ही एस्टिमेट किया जाता है, पहले ही एज्यूम किया जाता है, पहले ही मान लिया जाता है कि बच्चे अगर मान लो हम 50 टन रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सर्टेन केजी जो है, या मेरा क्या हो जाएगा, वेस्टेज जाएगा, बर्बाद होगा, चाहे हम कितनों सावधानी बरत लें, है ना? सावधानी बरतने के बावजूद भी आपका क्या होगा, वो वेस्टेज जाना ही जाना है। तो जिसको पहले से ही हम एज्यूम कर लेते हैं बच्चे, वो वेस्टेज जो होता है वो होता है नॉर्मल वेस्टेज। क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज। अब उसको जब फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब डालने के लिए लाते हैं, तो उस टाइम देखते हैं क्या, या अपने साइट पर जब उस रॉ मटेरियल को परचेज करके लाते हैं, तो उस टाइम देखते हैं कि जितना केजी या जितना टन हम परचेज किए थे, वो एग्जैक्टली उतना टन या उतना केजी नहीं है। अब इसमें तो बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हो सकता है हवा में, धूप में, है ना, सूख गया, जिससे वजन में कमी आ गई। हो सकता है कहीं लाने और लोडिंग अनलोडिंग करने में ही थोड़ा बहुत क्या हुआ, गिर गया। तो इस तरह का इसका ये रीजन होता है। तो जो हम एज्यूम किए हैं बच्चे, और वो लॉस हमको प्री डिटरमाइंड लॉस होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल लॉस कहते हैं। और अगर वो नॉर्मल, अब तो एग्जैक्टली तो उतना होगा नहीं, अब उसमें दो ही पॉइंट हो सकता है, या तो जितना हम एज्यूम किए थे उससे ज्यादा होगा, या तो जितना हम एज्यूम किए थे उससे कम होगा। ये दो पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। तो जितना बच्चे हम एज्यूम किए हैं, उससे अगर एक्सेस लॉस हो जाता है, तो वही एक्सेस लॉस बच्चे क्या कहलाता है, एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। और जितना हम एज्यूम किए और उसमें सपोज कीजिए जो उससे आपको कम ही लॉस हुआ, अब मान लो 5 केजी हम एज्यूम किए थे और लॉस हुआ 3 केजी, तो 2 केजी आपका बचत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट क्या है बच्चे, एस्टिमेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जो हम कल काम करने वाले हैं बच्चे, उस काम को करने से पहले ही हम एक तैयार करते हैं डेटा कि इस काम को करने में या इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने में मुझे कितना पैसा लगेगा। इट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट कहते हैं। तो बच्चे जब मटेरियल को लाएं अपने साइट पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उस मटेरियल में जितना हम एज्यूम किए थे, अगर उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो उस एक्सेस लॉस को ही हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। और अगर उससे कम हो गया, जैसे 5 केजी एज्यूम किए थे और 3 केजी ही हुआ, तो 2 केजी जो बच गया बच्चे, वो 2 केजी क्या रहा, एबनॉर्मल इफेक्टिव, एबनॉर्मल सरप्लस, एबनॉर्मल गेन। समझ में आया क्या अर्पित समझ में आया ये टॉपिक? 3 पॉइंट इसमें समझना है बच्चे आप लोगों को, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इफेक्टिव। नॉर्मल लॉस इज प्री डिटरमाइंड लॉस, और जो प्री डिटरमाइंड पहले से ही एज्यूम किए तो उससे जितना एक्सेस लॉस हो गया,
है ना, वो हो जाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। और अगर उससे कम हो गया नॉर्मल लॉस से, ठीक है, तो वो आपका एबनॉर्मल इफेक्टिव हो जाएगा या एबनॉर्मल सरप्लस हम कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और बच्चे इसका नोट्स हम आपको सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चे आज का जो हम लोग का टॉपिक है, टुडे वी विल डिस्कस लेबर कॉस्ट। बच्चे लेबर कॉस्ट को समझने से पहले हम लोग को लेबर पहले समझना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर? प्रिया, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर? लेबर के बारे में आप जानते हो, जानती हो, सॉरी? Yes, sir. There are the two types of labor: direct labor and indirect labor. ओके, टाइप्स आप जानती हो। Direct labor who are directly involved in the production, ओके, and पहले indirect हम labor who are in. ओके, टाइप्स पर हम चलेंगे प्रिया। सबसे पहले हम लोग को लेबर समझना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे देखो, जिस प्रकार से, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आराम से आप उस पर आप नोट्स बना लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे नोट्स भी आप लोग को लिखवाएंगे, डोंट वरी। ये होता क्या है कि जिस प्रकार से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, जिसका काम ही है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो उसमें आप जानती हो कि जो भी बिजनेस है, कोई भी टाइप्स हो, चाहे फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो, खास करके ये कंपनी केसेस में, आप मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो कैश करता है, मनी करता है। लेकिन अगर मनी के बाद किसी का स्थान आता है बच्चे, तो वो आता है मटेरियल। क्या होता है? मटेरियल। तो जिस प्रकार कैश हो या मटेरियल हो, वो काम करता है उससे कहीं भी कम लेबर का स्थान नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल लेबर के बिना धड़े का धड़े ही रह जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका मशीन है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा जब तक कि उस पर हम काम नहीं करेंगे। पर्पस क्या है कि उस मशीन को चलाना, और मशीन को चलाना साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल आपके पास में है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। अब बच्चे, फिनिश गुड्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जब तक मशीन चलाएंगे नहीं तो वो कन्वर्ट कैसे होगा? तो इसीलिए लेबर का जो इंपॉर्टेंस है वो कॉस्ट में मटेरियल से कहीं भी कम नहीं है। यानी जितना मटेरियल का ये रहता है, इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस किसका है? लेबर का है। तो लेबर, अगर हम लोग इस तरह से भी इसको समझे बच्चे, कि जितने भी आपके मतलब सोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के लिए, जो भी सोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो कैपिटल हो, है ना, चाहे वो कैश हो, है ना, चाहे वो मैन पावर, समझते हैं मैन पावर? तो लेबर क्या इंडिकेट करता है? सर स्किल। हाँ, मैन पावर को भी स्किल मतलब क्या? मैन पावर, उसका बिहेव। अगर किसी इंप्लॉय को, इंप्लॉय नहीं कहो, वर्कर कहो, ठीक है, इंप्लॉय तो वो इसमें हो जाता है, ऑफिस के कंसर्न में हो जाता है, फैक्ट्री कंसर्न में हम समझेंगे। अगर किसी वर्कर की मनोदशा को अगर हम समझ गए, उसको खुश रखें, उसको टाइम टू टाइम हम पैसा पेमेंट करें, ठीक है, तो वो एकदम से मन लगा करके काम करेगा। आपका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर उसको हम ठीक ढंग से नहीं रखें, उसको मतलब उसकी मनोदशा को हम नहीं समझें, उसको टाइम टू टाइम हम पेमेंट नहीं करें, ठीक है, तो क्या वो मन लगा के काम करेगा? काम नहीं करेगा। इसीलिए इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें, जैसे अकाउंटिंग में बच्चे हम लोग क्या पढ़े थे? अकाउंट्स में ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहते हैं ना। कोई भी गाड़ी
आप एक गाड़ी चलाते हो तो उसके दो पहिए होते हैं, है ना, तो दोनों अगर उसमें से कोई एक पहिया खराब हो जाए तो क्या गाड़ी चलेगा बढ़िया से? नहीं चलेगा। ठीक है, हम बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं, अब 4 व्हीलर की बात नहीं हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां सिंपल है कि मटेरियल और लेबर जो है सो वो दो पहिए है। अगर एक पहिए काम करना बंद कर देगा बच्चे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन वो कभी भी सक्सेस नहीं करेगा, है ना। मैन्युफैक्चरर जो है कभी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए लेबर का जो है सो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। अब बच्चे सभी को यहां पर लिखिए, हेडिंग लिखिए, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि एक और भी पॉइंट बताया है यहां पर, पहले लिख लीजिए चैप्टर का नाम, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। यानी कितना इजी सेंटेंस दिया हुआ है बच्चे कि ये मटेरियल और लेबर जो है सो एक ही गाड़ी का क्या है, दो पहिए है, जिनमें से एक के बिना दूसरा महत्वहीन है। महत्वहीन समझते हैं, कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बेकार। आप एक यूज कर रहे हो, मान लो आप मशीन परचेज कर लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए आपके पास लेबर है ही नहीं, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए व्यक्ति है ही नहीं, पर्सन है ही नहीं, तो क्या आप उस मशीन को चला पाओगे? और अगर मशीन नहीं चलाओगे बच्चे तो जरा सोचो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वही चीज कहता है। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि लेबर जो है सो प्रोडक्शन का एक मतलब इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, जिसके बिना मटेरियल और जो भी इक्विपमेंट है वो क्या होता है, बेकार हो जाता है। यानी वो उसका रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो लैपटॉप हम परचेज कर लिए, लेकिन लैपटॉप हमको चलाने ही नहीं आता है, तो मेरे लिए उस लैपटॉप का क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए? मोबाइल परचेज कर लिया, मोबाइल चलाने ही नहीं आता है, तो उसका रहना या नहीं रहना बात तो बराबर ही है। इसी तरह से कहता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में खास करके जब हम मशीन परचेज करते हैं और उस मशीन परचेज करने के बाद उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए अगर मेरे पास मैन पावर नहीं है तो वो धरा का धरा ही रह जाएगा। वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है या वो कोई कंसर्न जो है सो कभी भी अपने गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, लेबर। पहले तो इसका मीनिंग आप लोग बच्चे लिख लो, सही बच्चे नोट करो। सर लेबर लिखना है? हाँ, तो सर लेबर तो आप लिखवा दिए हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। नहीं वो तो टाइप्स लिखवाएं बच्चे। यस सर। नहीं सर, एक लेबर का डेफिनेशन भी है डेफिनेशन उसमें। भी लिखवाया सर। वो हाँ, एक लेबर डिफिनेशन कॉस्ट है क्या लिखवाए थे सर। बच्चे बताओ? सर आप लेबर कॉस्ट का लिखवाए थे, लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट का कंट्रोल क्या नहीं। लिखवाए थे? Sir, it means the remuneration such as wages, salary, commission are paid to various category of employee of the undertaking, whether they are working division, offices division or selling division. अरे वो लेबर कॉस्ट था, ये लेबर कॉस्ट कंट्रोल है। अरे हम भी तो वही बोल रहे हैं, वो लेबर बोथ आर कॉस्ट। सेम बच्चे। आशुतोष, इन अदर वर्ड्स जब इतना लिख लिए तो एक लाइन और लिख लो बच्चे उसमें। इन सर अदर तो वर्ड्स तो हो ही चुका है। labor cost represents In other words, labor cost represents human contribution
कंट्रीब्यूशन। तो बच्चे क्या बताए थे कि लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। लेबर कॉस्ट इज सेंसिटिव। लेबर कॉस्ट इज सेंसिटिव in nature. The reason is that the labor cost is fully based on the labor cost is fully based on the human behavior. That is human behavior को that is क्या कह सकते हैं बच्चे? लेबर बिहेवियर। थोड़ा देर पहले हम आपको समझाए थे, लिख लिए सभी बच्चे? एक बार इसको प्रिया पढ़िए तो देखिए तो समझ में आया बच्चे। ये कॉस्ट मतलब लागत होता है, अमाउंट जो भी इनकम करते हैं उस सभी को ऐड कर देंगे, वही आपका लेबर। लेबर पर जो भी पैसा खर्च करते हैं वही पैसा क्या कहलाता है? लेबर कॉस्ट कहलाता है। चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे हम उसको फिक्स के रूप में करें, चाहे उसको वेरिएबल के रूप में करें, वो डजंट मैटर, वो यहाँ नहीं मैटर है। मैटर सिंपल समझना है, लेबर कॉस्ट का मतलब ही हुआ कि जो भी अमाउंट आप लेबर के ऊपर में क्या करते हो? स्पेंड करते हो, खर्च करते हो, वही टोटल अमाउंट को जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? लेबर कॉस्ट हो जाएगा। इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट को फाइंड आउट करती हो तो आपको स्टार्टिंग में भी हम बताए होंगे बच्चे, मटेरियल कंज्यूम में हम क्या करते हैं? वेजेस को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आप ऑफिस ओवरहेड को जोड़ते हो या ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करते हो तो बच्चे आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आपके पास में स्टॉक ऑफ अगर फिनिश गुड्स है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दो, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस कर दो तो ये आता है कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल में जब सेलिंग ओवरहेड यानी सेलिंग एक्सपेंसेस आप ऐड कर देते हो तो ये आता है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका क्या? सेलिंग प्राइस। ये एक डायग्रामेटिकली है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इस तरह से कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं? एज वेल एज सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। बचपन में हम लोग पढ़े होंगे बच्चे कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड क्या? सेलिंग प्राइस। तो पहले कॉस्ट को तो फाइंड आउट करो ना। तो कॉस्ट को जो फाइंड आउट करते हैं उसमें लेबर कॉस्ट का क्या रहता है? लेबर कॉस्ट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बिना हम कॉस्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर रहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर। एक होता है डायरेक्ट लेबर। अब टाइप्स पर आते हैं प्रिया, जैसे कि आपने बताई भी थी कि लेबर कॉस्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर। हम तो अपने शब्दों में एक एग्जांपल आपको दिए थे बच्चे कि अगर मान लो फर्नीचर हमको बनाना है तो फर्नीचर बनाना होगा तो उसमें जो बनाने वाले को हम लोग अमाउंट पे करेंगे वो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। लेकिन वो अपने अंडर में कुछ हेल्पर को भी रखता है। उसमें अगर मान लो बिना किल का वो पॉसिबल भी नहीं है, बनेगा फर्नीचर बिना किल का, तो उसमें भी तो अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा बच्चे। तो यहां जो कर रहा है कि डायरेक्ट लेबर, हम उस लेबर को कहते हैं जो वस्तु के निर्माण में, क्या में? जो वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से कार्य करता है। डायरेक्ट लेबर का मतलब यही जो डायरेक्टली, है ना। फॉर एग्जांपल ये देखिए, फैक्ट्री में जो आपको मतलब माल को बनाते, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो मशीन को चलाते हैं,
क्या करते हैं, मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो उसको जो अमाउंट हम पे करेंगे वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। या फर्नीचर में, अगर फर्नीचर का वो फैक्ट्री है तो उसमें फर्नीचर बनाने वाले तो हमको जो भी अमाउंट बियर करेंगे वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा। तो एक इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो, लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके बच्चे लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर कॉस्ट। सर आप लिखवा दिए तो फिर से लिखना होगा। वो लिखवाए हुए हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। यस सर सर। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ाए थे ना, उसमें अच्छा आपने हाँ, सारा उस बताए टॉपिक में हैं। हुआ था, हाँ, उस टॉपिक में पढ़ाए होंगे। हाँ, तो उसमें तो मटेरियल लेबर सब पढ़ा दिए थे, ठीक है। यस सर। फिर से एक बार ये कर लीजिए, उसमें क्या बताए थे, बताओ प्रिया। Sir, direct labor cost refers to the amount paid to the worker who are directly engaged in production of goods. It varies directly with the output. तब तो ठीक है, Important ये तो point. ठीक है। सर पढ़े आगे। इसको दूसरे ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज दैट द पोर्शन ऑफ सैलरी और वेज which can be identified with and charged to a single unit cost of production। ये लैंग्वेज समझ में आया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज दैट पोर्शन ऑफ सैलरी और वेज, हम जो भी सैलरी और वेज देते हैं किसको देते हैं, which can be identified with the charge to a single unit cost of क्या, प्रोडक्शन। चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं लिखवाए होंगे बच्चे वहां पर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे वहां पर। नो सर, ये नहीं हाँ, बताया। तो ये नोट कर लो बच्चे, 1-2 पॉइंट में नोट कर लो। इट हैज, फर्स्ट पॉइंट में, इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप it has direct relationship with the product or process। it has direct relationship with the product or process or cost unit। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा बच्चे, it can be measured सर प्रोसेस के बाद क्या बोले? or cost unit। सेकेंड पॉइंट इसको लिखिए बच्चे, it can be measured quantitatively, मात्रात्मक, जो मात्रा में होता है। और थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या बोले? सेकेंड पॉइंट बोले हैं इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, और थर्ड पॉइंट है बच्चे इट इज सफिशिएंटली मटेरियल इन अमाउंट। या इन अदर वर्ड इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्राइम कॉस्ट का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। इट इज सफिशिएंटली सर। इट इज सफिशिएंटली मटेरियल इन अमाउंट। ये 3 पॉइंट हम लोग रख सकते हैं यहां पर। मतलब हम अपने भी शब्दों में भी बताएं बच्चे कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं वो प्राइम कॉस्ट का क्या होता है, इंपोर्टेंट पार्ट होता है। प्राइम कॉस्ट का क्या होता है बच्चे, ये इंपोर्टेंट पार्ट होता है। इसको ऐसे भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकेंड बताए हैं जो इससे उत्पादन की यानी प्रोडक्शन की किसी भी यूनिट के साथ
संबंधित, है ना, किसी भी यूनिट के साथ, मतलब किसी भी यूनिट के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, संबंधित किया जा सकता है, मतलब रिलेटेड कर सकते हैं इसको, किसी भी यूनिट के साथ ये रिलेटेड है। और लास्ट में है कि इसका प्रयोग, इसका जो यूज हम लोग करते हैं वो गुड्स को बनाकर या ढांचे, ढांचे समझते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समझते हैं। Yes, sir. बच्चे आप अगर फर्नीचर परचेज करते हो कि मान लो एक लकड़ी जो पेड़ सूखा हुआ है उसको काट करके हम ले आए, अब मुझे फर्नीचर बनाना है, बेड बनाना है, चेयर बनाना है, टेबल बनाना है, तो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ना। लकड़ी तो आपके पास में है ही, वुड तो आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन उस वुड से आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो, स्ट्रक्चर में। ठीक हो, देखते हो टिम्बर मशीन, मशीन सब होता है ना जी, लकड़ी के देखते हो साइज में उसको क्या किया जाता है, पार्ट बाय पार्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें, यही चीज तीसरा पॉइंट कहता है कि इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करते हैं उस गुड्स को। गुड्स मतलब वो जो वुड था आपके पास में। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चे, इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, सर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ना। हाँ, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उत्सव जो पहले लिख पाए थे उसको पढ़िए, इनडायरेक्टली, ध्यान रखना है। हाँ, तीसरा पॉइंट फिर से रिपीट करिए एक बार। तीसरा पॉइंट बताएं, इट इज सफिशिएंटली मटेरियल। यस सर, हो गया। सफिशिएंटली मटेरियल इन अमाउंट। देखो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होते हैं बच्चे, कह रहा है कि इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल विद इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इवन दो डायरेक्टली इनकर्ड। मतलब जिस किसी भी खर्च को जो लेबर से रिलेटेड है उसको डायरेक्टली वे में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। दिस कॉस्ट आर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्लेस। Sometimes some cost center may render service to the production department or production activities। मतलब हम उसको इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं जो कि उसके बिना वो काम भी संभव नहीं होने वाला है, वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस का जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बिना ये पॉसिबल भी नहीं है, हम उसको अलग नहीं कर सकते इनडायरेक्ट लेबर को। अगर एग्जाम्पल के रूप में इसमें हम समझे तो आप देख सकते हो कि जो भी टेक्निकल है या जनरल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, जो भी है, जैसे फैक्ट्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फैक्ट्री में, अभिजीत बच्चे यस सर, बोलिए ना सर। बताइए तो कोई क्योंकि बोथ आर सेम। जो आपको नोट्स ऑलरेडी हम नोट करवा चुके हैं बच्चे, वो ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्टली हुए में, जैसे फैक्ट्री है, अब वहां पर गुड्स को एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में ले जाना है, उसको लोडिंग अनलोडिंग तो करना पड़ेगा ना, बताओ। जो सामान को पहुंचाएगा, फोरमैन का नाम सुने हैं, फोरमैन? यस सर। ये फैक्ट्री में होता है, या जो मशीन को देखभाल, या जो मशीन को देखभाल करेगा। देखो चलाने वाला अलग होता है और देखभाल करने वाला अलग होता है। तो चलाने वाला जो मशीन चलाता है उसको जो हम लोग पैसा पेमेंट करते हैं, तो वो बच्चे किसका पार्ट होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होता है। लेकिन जो उसको रिपेयरिंग करता है, जो उसको मेंटेनेंस करता है, उसका जो अमाउंट हम पे करेंगे वो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाएगा। तो वहां पर हम बताए होंगे, या जो भी आपको उसको देखभाल करता है, या जो चौकीदार जो हम लोग रखते हैं, ठीक है, वो सब इसमें आता है। ठीक है, पढ़ लिए उसको एक बार बच्चे। उसमें एग्जांपल भी हम आपको लिखवाए थे, जो फोरमैन का समझेंगे। राजबी
राजबी आप नोट की थी उसमें, बताइए एक बार बच्ची। तो नोट किए थे बट वो कॉपी अभी यहाँ पे नहीं है, कॉपी। तो आप नोट कर लीजिएगा क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर का। यस सर, उस कॉपी से लिख लेंगे। ठीक, या एक बार इसको एक लाइन नोट कर सकते हो, इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल, it is not identifiable within the production of goods. It is not identifiable within the production of goods and services. It is not identifiable within the production of goods and services even though directly incurred. किसमें लिखा रहा है? इनडायरेक्ट लेबर का। और आज भी लिखेगी, आप लोग छोड़ दिए, आप लोग पास तो है। सर मेरा भी पिछला वक्त छूट गया। तो नोट कर लो बच्चे। सर डायरेक्टली के बाद इनकर्ड बोले हैं। हाँ, इवन दो डायरेक्टली इनकर्ड। हाँ, these costs are incurred. These costs are incurred in the production place. आकाश आया समझ में? बच्चे बताओ। सर नहीं सर। नहीं समझ में नहीं आया आकाश? नहीं। देखो हम क्या बताएं कि डायरेक्ट लेबर अगर उस मशीन को ऑपरेट करता है कोई पर्सन, हालांकि ये तो पहले हम लिखवा दिए हैं कि लेबर जो है उसका रिलेशन किससे है? ह्यूमन बीइंग से है। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग से है तो उसके बिहेव से है। अगर वो अच्छे ढंग से मन लगा करके काम करेगा, उसकी मनोदशा को हम समझ जाएंगे, उसको टाइम टू टाइम हम पेमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छा से काम करेगा, और अच्छा से काम करेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा? अच्छा से होगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन को, इससे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को क्या होता है? बेनिफिट होता है। ठीक है। अगर उसको डायरेक्टली वे में हम अमाउंट पेमेंट करते हैं, जो मशीन चलाता है उसको अमाउंट पे करते हैं बच्चे, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होता है। लेकिन अगर उस मशीन की मेंटेनेंस कोई पर्सन करता है, कोई चौकीदार है जो उसकी देखभाल करता है, तो या कोई फोरमैन है, तो उन सबको जो हम पेमेंट करते हैं वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट लेबर का इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है वो। ठीक है। अरे उस मशीन को देखभाल भी तो आदमी ही नहीं करेगा कोई, बताइए। जो गार्ड भी होता है सर, तो भी तो जी गार्ड, हाँ वही चौकीदार हुआ, गार्ड चौकीदार जो भी कहो, उसको पेमेंट करेंगे ना, पैसा देंगे तभी ना वो गार्ड का काम करेगा मेरे यहाँ। तो वो भी तो फैक्ट्री का देखभाल कर रहा है, जो इसीलिए ना, तो मशीन का ही देखभाल कर रहा है। उसमें जो भी पैसा हम लगाते हैं, उसको जो भी पैसा हम पेमेंट करते हैं बच्चे, वही पैसा तो किसका हो जाएगा? पार्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का होगा। अब आया समझ में? यस सर ओके सर हम वहीं पे ऐड कर दिए जो आप अभी बताए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ओके, इसी को कीजिएगा।